चलो बाबू आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन चैप्टर, अकाउंटेंसी का डेप्रीसिएशन चैप्टर। देखो क्लास 11 और 12 क्लास 11th में सीबीएसई बोर्ड और बाकी बोर्ड में भी जो स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड हैं उसमें भी तुम्हें डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ने को मिलता है क्लास 11th में। और इसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं CA उन सभी में भी इंटर के ग्रुप 1 में पढ़ने को मिलता है ये चैप्टर, तो इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज के इस चैप्टर में बेसिक सीखेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें एडवांस लेवल का सीखने वाले हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ, और आज हम लोग डेप्रीसिएशन चैप्टर का बेसिक पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए जो डेप्रीसिएशन होता है, स्टार्ट कर रहे बाबू। जो डेप्रीसिएशन होता है, पहले तो डेप्रीसिएशन का मीनिंग जानना चाहिए कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रीसिएशन मतलब होता है कंटिन्यूअसली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रीसिएशन मतलब कंटिन्यूअसली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखो अगर हम कोई एक एसेट को खरीद करके लाते हैं तो जितने में खरीद करके लाएंगे क्या उसका वैल्यू लाइफ टाइम उतना ही रहेगा क्या, या घटते जाएगा? अगर घटते जाएगा तो जितना वैल्यू घटते जा रहा है, कंटिन्यूअसली घटते जा रहा है, इस घटना को ही मतलब जो घट रहा है इसे ही कहा जाता है डेप्रीसिएशन। और ये एक तरह का खर्च है, हमें बिजनेस में जरूर से जरूर इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, है ना। चलिए डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। यहां लिखेंगे कंटिन्यूअसली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स या फिक्स एसेट्स, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन। अब सवाल है कि डेप्रीसिएशन होता क्यों है, डेप्रीसिएशन होने से इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके पहले जरा इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम लोग पढ़े हैं अकाउंटेंसी में कि एसेट्स जो होता है वो एसेट्स दो तरह का होता है। समझना है बात को एकदम ध्यान से। एसेट्स होता है दो तरह का, एक होता है बाबू करेंट एसेट, करेंट एसेट्स, और दूसरा होता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का दूसरा जो नाम है वो नाम है नॉन करेंट एसेट। फिक्स एसेट्स कहेंगे या इसी का दूसरा नाम हम लोग दे देंगे नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट मीन्स एक है करेंट एसेट, एक है नॉन करेंट एसेट, ठीक है। करेंट एसेट किसे बोलते हैं? जिससे ऐसा एसेट्स जिससे हम लोग उसको रियलाइज कर सकते हैं एक ईयर के भीतर, अगर उसका बेनिफिट हम लोग लेके कंज्यूम करके खत्म कर देंगे तो उसे कहा जाएगा करेंट एसेट्स। और ऐसा एसेट जिससे मुझे बेनिफिट मिलता रहेगा, एक साल के बाद दूसरे साल, दूसरे साल के बाद तीसरे साल कंटिन्यू मिलता रहेगा, ऐसा एसेट्स को कहा जाता है नॉन करेंट एसेट या तुम्हारा फिक्स एसेट्स। तो करेंट एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं होता है क्योंकि इसे तो खत्म कर देना है ना, एक साल में इसका कंजम्पशन करके खत्म कर दिया जाएगा, तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं होता है। याद रखेंगे डेप्रीसिएशन नहीं होता है। तो डेप्रीसिएशन होता किसके ऊपर है? डेप्रीसिएशन होता है आपका फिक्स एसेट्स के ऊपर। तो फिक्स एसेट्स के ऊपर, अब फिक्स एसेट्स में भी दो तरह का एसेट होता है, समझना है बात को। फिक्स एसेट्स में भी दो तरह का एसेट्स होता है, एक होता है टेंजिबल, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले से ही अकाउंटेंसी में, है ना। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, ऐसा एसेट जिसे हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं वो क्या होता है? टेंजिबल। और जिसे देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, वो कैसा एसेट्स होता है? इनटेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे एग्जांपल में है गुडविल, पेटेंट, है ना, और भी बहुत कुछ होता है, आपका कॉपीराइट, नो हाउ, और भी बहुत कुछ है। ये सब जितना भी है सब इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो जो डेप्रीसिएशन होता है वो किस पर होता है? तो पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेप्रीसिएशन करंट एसेट के ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि करंट एसेट्स को एक साल के भीतर ही कंजम्पशन करके खत्म कर देना है। जब एसेट्स एक साल से ज्यादा चलेगा ही नहीं तो डेप्रीसिएशन कैसे होगा? तो डेप्रीसिएशन होता है सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट्स पे। तो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल भी है। तो जो टेंजिबल है उस पर जब डेप्रीसिएशन होगा तो इसका नाम होगा डेप्रीसिएशन, मतलब इसका नाम ही है डेप्रीसिएशन, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम चीज यानी कि डेप्रीसिएशन हो रहा है यानी कि वैल्यू घट रहा है और ये अगर इंटेंजिबल एसेट्स के साथ होगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा और नाम हो जाएगा एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन देखो मीनिंग एक ही है,
दोनों का वैल्यू घट रहा है, लेकिन बात है कि जब वो इंटेंजिबल एसेट्स के साथ वैल्यू घटेगा तो उसे हम लोग बोल देंगे एमोटाइजेशन, लेकिन अगर यही सेम चीज टेंजिबल एसेट्स का होगा तो उसे हम लोग नाम दे देंगे डेप्रिसिएशन। आ गई ये बात समझ में कि नहीं? इसके अलावा दो और होते हैं, एक होते हैं डेप्लीशन कहते हैं उसे। क्या होता है? डेप्लीशन। डेप्लीशन का मतलब भी डेप्रिसिएशन ही होता है, बट इसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग ये है कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी के कारण किसी चीज का डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डेप्लीशन। एग्जाम्पल देखो, पहले चलता था कीपैड वाला फोन, उसी का कीमत बहुत ज्यादा होता था, 5,000, 7,000, 10,000 तक होता था। अभी आ गया स्क्रीन टच फोन। स्क्रीन टच फोन में बढ़िया वैरायटी का फोन है ना, एंड्रॉयड है, आईफोन है, हालांकि 10,000 में एंड्रॉयड ही आता है, तो एंड्रॉयड फोन आ गया। तो अभी एंड्रॉयड आने से क्या हुआ? जो कीपैड वाला फोन था उसका वैल्यू अपने आप घट गया, उसका कुछ अलग से कुछ नहीं हुआ, टूटा फूटा कुछ नहीं, ना उसका तुम्हारा समय के साथ डेप्रिसिएशन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि नया टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण पुराना टेक्नोलॉजी का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। तो जब नया टेक्नोलॉजी आ जाने से पुराना टेक्नोलॉजी का वैल्यू घट जाता है तो इसे इधर डेप्रिसिएशन ही हो रहा है ना, इसका नाम दे देंगे हम लोग डेप्लीशन। है सेम चीज बट नाम चेंज हो जाएगा, नाम हो जाएगा डेप्लीशन। एग्जाम्पल से समझो, नया टेक्नोलॉजी आने से घर में देखना, जब शादी ब्याह होगा तो फूफा जी बड़ा रूठे हुए रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब शादी हो रहा है ना, किसी का बेटी का शादी हो रहा है, तब नया दामाद आएगा, तो नया दामाद आएगा तो पुराना वाला दामाद का क्या हो गया? वैल्यू घट गया। कुछ नहीं हुआ, नया टेक्नोलॉजी आया, पुराना टेक्नोलॉजी का वैल्यू घट गया, तो फूफा जी को आ जाते हैं, है कि नहीं? तो ये हुआ डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल। डेप्लीशन का एग्जाम्पल कि नया टेक्नोलॉजी आने से पुराना टेक्नोलॉजी का वैल्यू अपने आप घट जाता है, जिस कारण से उसमें डेप्रिसिएशन हो जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। एक और है बच्चे, एक है डिलापिडेशन, नाम है देखिए डिलापिडेशन। मीनिंग इसका भी डेप्रिसिएशन का ही है, इसका मतलब ही होता है वैल्यू घटना। मगर ये जनरली कहाँ पे वैल्यू घटेगा? ये वैल्यू घटता है आपका इसमें कोल माइंस में, कोल माइंस हो या फिर ऑयल वेल्स हो, अगर ये सब का वैल्यू घट रहा है, जैसे कि कोल माइंस में क्या है, आप जितना कोयला निकालते जाएंगे उस जमीन का वैल्यू घटता चला जाएगा। तेल का कुआं में जितना तेल निकालते चले जाएंगे उस कुआं का वैल्यू क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो यहां पर भी डेप्रिसिएशन ही हो रहा है, बस उसका नाम चेंज कर दिए और नाम रख दिए क्या? डिलापिडेशन। अरे ये बात समझ में है सेम, बस नाम चेंज हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था आपका डेप्रिसिएशन का मीन्स बैकग्राउंड। अच्छा, और समझते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या था? कंटिन्यूअस डिक्रीज, है ना, कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको डेप्रिसिएशन के ऊपर, डेप्रिसिएशन होने का रीजन समझाते हैं, या डेप्रिसिएशन क्यों हम लोग प्रोवाइड करें अपने बिजनेस में। ठीक है, ये जब थोड़ा सा थियोरिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है, तो थियोरिटिकल एस्पेक्ट हम सोच रहे हैं कि किसी वीडियो में सिर्फ थ्योरी ही पढ़ा लिया करेंगे, आज की क्लास में पूरा प्रैक्टिकल ही रखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल बैकग्राउंड समझाते हैं पूरा इसका। तो देखो पहले हम ये समझते हैं, आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले आपको एग्जाम्पल से अधिक समझ में आएगा। देखिए जरा एग्जाम्पल में, मान करके चलिए दो व्यक्ति है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। दो व्यक्ति है, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर बी दोनों ने कुछ पैसे लगा करके एक एसेट को खरीदा। एसेट का क्या माने, मान के चलते हैं एक कार ही खरीद लिया है। ठीक है, तो जो कार को खरीदे हैं उसका जो कॉस्ट पड़ा 10 लाख रुपए, या 1 लाख ही मानते हैं, चलिए 1 लाख। इसने भी कार खरीदा, उसका जो कॉस्ट पड़ा वो कॉस्ट पड़ा 1 लाख रुपए का। समझेंगे एकदम शांति से, एक बार में इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो दोनों ने कार खरीदा, दोनों का कार का कॉस्ट पड़ा 1 लाख रुपया। तो इन लोगों का जो कॉस्ट ऑफ कार है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट है, वो कॉस्ट ऑफ एसेट कितने रुपए का है? कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख का। और इन लोगों ने क्या किया? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया एट द रेट 10%। मीन्स ये लोग मान करके चलता है कि 10% पर अनम, ये पर अनम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसने भी मान करके चला है कि जो डेप्रिसिएशन होगा वो एट द रेट 10% पर अनम तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये लोग ने 1 लाख में अगर
खरीदा है कार को तो हर साल 10,000 रुपये का डिप्रीसिएशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कॉस्ट में था 1 लाख का और फिर 1 साल बीता तो हो गया फर्स्ट ईयर का डिप्रीसिएशन हो गया फर्स्ट ईयर का, पहला साल का, है कि नहीं। कितने रुपए? 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपये। समझेंगे बात को। तो कितना रुपया बचा रहेगा अगले साल? 90,000। अगले साल फिर से 1 साल पूरा कार चला और फिर से डिप्रीसिएशन हुआ, और डिप्रीसिएशन आपकी जो सेकेंड ईयर का डिप्रीसिएशन है वो सेकेंड ईयर का डिप्रीसिएशन फिर से 10,000 रुपये होगा, फिर से 10,000 रुपये होगा। तो 10,000 रुपये डिप्रीसिएशन देने के बाद तीसरे साल उसका वैल्यू कितना रह गया? 80,000। एकदम समझना है, बहुत ही आसान सा भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। तीसरा साल उसका फिर डिप्रीसिएशन होगा 1 साल चलने के बाद, क्योंकि मशीन जैसे जैसे, मशीन नहीं, या तो कार है, कार जैसे जैसे 1 साल चलेगा उसके ऊपर डिप्रीसिएशन होना स्वाभाविक है। तो कार फिर से 1 साल चलेगी और 1 साल चलने के बाद फिर से उसके ऊपर डिप्रीसिएशन होगा। तो ये हुआ फिर से डिप्रीसिएशन। और अब की थर्ड ईयर में जो उसका डिप्रीसिएशन हो रहा है वो फिर से हो रहा है 10,000, और वैल्यू जो मेरा बचा हुआ है वो वैल्यू बचा हुआ है 70,000। ये है मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू, मीन्स बचा हुआ वैल्यू। और बचा हुआ वैल्यू कब का है? बचा हुआ वैल्यू है आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है। अभी जो हम आपसे कह रहे हैं वो बात को ध्यान से समझिए। हमने कहा मशीन को खरीदे थे, कार को खरीदे थे 1 लाख में, और हर साल 10% का डिप्रीसिएशन हो रहा है। 3 साल में 30,000 का डिप्रीसिएशन हो गया। वैल्यू कितना बचा रह गया? 70,000। एक मिस्टर बी है, उसने भी एक एसेट खरीदा था, और उसने जो एसेट खरीदा था वो एसेट को खरीदा था कितने रुपए में? 1 लाख में, कार को। वो भी डिप्रीसिएशन दे रहा है 10% से। तो इसका ना थोड़ा सा मेरे पास जगह का कमी है, वरना दिखेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा इसका साइड लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। मिस्टर बी ने भी खरीदा था ना। मिस्टर बी कितना में खरीदा था? मिस्टर बी भी जो है उसने भी खरीदा था, 1 मिनट बाबू, मिस्टर बी ने भी खरीदा था कार को 1 लाख रुपए में, और ये भी वादा किया था कि भाई डिप्रीसिएशन जो देना है वो डिप्रीसिएशन देना है एट द रेट 10% पर अनम। सुनना है ध्यान से। तो इसके अनुसार बात करते हैं। बताइए कॉस्ट ऑफ एसेट कितना रुपया? कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना रुपए का? कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख का। 1 साल बीतेगा और 1 साल बीतने के बाद डिप्रीसिएशन होगा, तो हम लोग लिख देते हैं लेस डिप्रीसिएशन। कौन से साल का? फर्स्ट ईयर का। कितना रुपया? 10,000। एकदम शांति से सुनना है। बचेगा कितना? 90,000। अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 1 साल के बाद 90,000 बचा, फिर से तो डिप्रीसिएशन होगा अगले साल। जब 1 साल पूरा चल जाएगा कार तो फिर से डिप्रीसिएशन देना है। और अब की सेकेंड ईयर का डिप्रीसिएशन कितना देना है? यहाँ तो हम लोगों ने दे के रखा था 10,000। देखिए इधर सेकेंड ईयर में भी हम लोगों ने 10,000 का ही डिप्रीसिएशन दिया था। लेकिन इस बार क्या करते हैं ना, इस बार 10% देना है, लेकिन 10% इस 1 लाख के ऊपर ना दे के इस 90,000 के ऊपर दे देते हैं। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। मतलब तो इसके ऊपर अगर आप 10% देंगे तो 9,000 आएगा। आप ये 9,000 को माइनस कीजिए, आएगा 81,000। समझ रहे हैं? फिर तीसरा साल फिर से डिप्रीसिएशन देना है, तो लेस डिप्रीसिएशन। कौन से साल का? थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर का जब फिर से डिप्रीसिएशन देंगे तो अब की फिर से इस 10,000 के ऊपर नहीं, 90,000 के ऊपर भी नहीं, अब की जो फिर से वैल्यू बचा हुआ आया है यानी कि 81,000, उसके ऊपर 10%। समझें कि नहीं समझें? आएगा 72,900। देखिए ये है मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, ये मेरा वैल्यू निकल करके आ रहा है। तो आपको क्या समझ में आया कि 2 तरह से हम लोग डिप्रीसिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिप्रीसिएशन का 2 मेथड हो जाता है। एक तो मेथड ये है जिसमें कि हर साल इक्वल डिप्रीसिएशन देना है, ये वाला मेथड, हर साल इक्वल डिप्रीसिएशन देना है ना। और दूसरा मेथड है जिसमें कि हर साल आपको घटा हुआ वैल्यू पे डिप्रीसिएशन देना है कि नहीं। 2 मेथड है, एक मेथड ये वाला और एक मेथड ये वाला। तो ये मेथड का नाम क्या है, हम लोग नाम नोट करते हैं। ठीक है, चलिए मेथड का हम लोग नाम को नोट करते हैं। सुनेंगे।
जो पहला मेथड है जिसमें कि हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन दिया जाता है उसे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या कहा जाता है, पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना मेथड है बोलो, 2 मेथड है। दो मेथड है। पहला वाला नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है, हर बार इक्वल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है, एक मिनट, शायद मेरा वीडियो रुक गया है, मेरा फेस आना बंद हो गया, 1 मिनट वेट करेंगे। हाँ ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। समझेंगे बात को ध्यान से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अच्छा ये ना, इसका सिर्फ एक एक नाम है ऐसा नहीं है, इसका और भी नाम है। इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये लोग में ना कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज़्यादा नाम रख सकता है। इंस्टॉलमेंट मेथड, इसने कहा अच्छा तुम्हारा 2 नाम, रुको मेरा भी 2 नाम, इसका भी 2 नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसका फिर तीसरा नाम है, ये पूरा कंपटीशन चल रहा है दोनों में, नाम ज़्यादा नाम रखने का, ठीक है। इसका तीसरा नाम है, और इसका तीसरा नाम है आपका, क्या नाम है भाई, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, मेरा भी तीसरा नाम है। इसका तीसरा नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। मतलब नाम कोई भी दे, काम एक ही है, बस इतना सारा आपको हम नाम इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नाम दे सकता है, जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक नाम देगा, ठीक है। इसका चौथा नाम है डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट मेथड, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। अब ये दम ले लिया भाई, बोला और मेरा नाम नहीं है, ठीक है। मीन्स एक ही चीज है बट उसका 4 नाम है। हम लोग जो अभी सीख करके आए डेप्रिसिएशन, जिसमें हर बार इक्वल इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन हो रहा था, वो उसका नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट था इसलिए फिक्स हो रहा था, हर बार 10,000 10,000 10,000। दूसरा में क्या था, घटा हुआ वैल्यू पे डेप्रिसिएशन दे रहे थे, इसलिए उसका नाम था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आ रही है बात समझ में, ये तो हुआ डेप्रिसिएशन देने का तरीका। अच्छा इसके अलावा और भी मेथड है, एन्युटी मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, 11th के सिलेबस में नहीं है। बाकी जो लोग प्रोफेशनल डिग्री में है, प्रोफेशनल कोर्सेज में, उन लोगों का है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे 11th को बेस मान के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं वो सब मेथड को अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, समझे बात को। उसके बाद क्या, और उससे भी ये बेसिक क्लास है, जैसे जैसे हम लोग एडवांस में जाएंगे वैसे वैसे वो सब मेथड भी हम आपको बता देंगे। अब बात है कि ये तो हो गया मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब क्या होता है ना, हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो करते हैं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मीन्स डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करने का 2 तरीका है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम लोग मेथड ऑफ अकाउंटिंग करेंगे, आई मीन जब हम लोग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे, तो रिकॉर्ड करने का 2 तरीका है। देखिए वो था डेप्रिसिएशन देने का 2 तरीका, और अभी जो हम बता रहे हैं वो है अकाउंटिंग करने का 2 तरीका। मीन्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, 2 तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एक है विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नाम याद रखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोले। और दूसरा है विथ ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
अकाउंट मीन्स दो तरीके से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग खोले बिना और एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलकर। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है, देखो अभी तुम्हें डिटेल में इसमें ढुकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि दो तरीका होता है। एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोले बिना और एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलकर। जब हम लोग इसके ऊपर सम बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि इसका मतलब भाई ऐसा कुछ होता होगा। अब हम लोग आज जो थोड़ा बात करेंगे जर्नल एंट्री का, वो बात करेंगे इसका विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि एकदम नॉर्मल सा सवाल रहेगा जो बेसिक सा जर्नल एंट्री सीखे हैं। हम आपसे बस जर्नल एंट्री पूछने वाले हैं और कुछ भी पूछने वाले नहीं हैं। समझ गए बात? चलिए, तो जब समझ गए तो आपसे एक दो जर्नल एंट्री पूछना चाहिए, मुझे बताएंगे जर्नल एंट्री। सबसे पहला जर्नल एंट्री है परचेज ऑफ एसेट का। परचेज ऑफ एसेट, अगर हम लोग एसेट्स खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री इसका क्या होता है? आप लोग ये चीज़ जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में सीख करके आए हैं, तो चुपचाप से ये बताइए कि अगर हम जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं परचेज ऑफ एसेट्स का तो क्या होगा? आई बात समझ में? क्या होगा भाई? एसेट्स खरीदने से एसेट्स बढ़ता है, इसलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट। आप जो भी एसेट्स खरीदेंगे, कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखते हैं बाबू, रुकिए कलर चेंज कर देते हैं, लिखेंगे क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने कैश में खरीदा है तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे, अगर चेक देके खरीदा है तो टू बैंक लिखेंगे, और अगर आपने क्रेडिट में खरीदा है मीन्स उधार में तो टू वेंडर लिखेंगे, जिससे खरीदे हैं उसका नाम। ठीक, ये क्या चीज़ का एंट्री है? ये है एसेट्स को खरीदने का एंट्री। किसका एंट्री है? एसेट्स को खरीदने का एंट्री। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल का अंत आएगा और साल के अंत में होगा एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन। क्या होगा? एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक दूसरा एंट्री भी होता है। देखो, जब हम लोग एसेट्स को खरीद करके लाते हैं ना, एकदम ध्यान से सुनना है, एसेट्स को जब खरीद करके लाते हैं तो एसेट्स जब तक हमारे फैक्ट्री में या जहां भी इसको इंस्टॉल करना है वहां पे जब तक प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड ना हो जाए, उससे पहले का सारा खर्चा डायरेक्ट खर्चा माना जाता है और उसे उसी एसेट्स में हम लोग ऐड कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, देखो कि अगर इंस्टॉलेशन खर्चा कुछ होगा, इंस्टॉलेशन का चार्जेस कुछ लग रहा है, इंस्टॉलेशन चार्ज मतलब मशीन को लाने का, इंस्टॉल करने का कुछ खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री होगा वो जर्नल एंट्री भी सेम होगा। क्या होगा? एकदम सेम एज एबव, ऊपर में जो लिखा हुआ है ना वही लिख लेना, सेम एज एबव, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या वेंडर। ठीक है, चलो दूसरा एंट्री देखते हैं। साल का अंत आया और साल के अंत में हो गया मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन। यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, मशीन का क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन होने से मशीन का वैल्यू या एसेट का वैल्यू जो भी रहेगा वो क्या होगा? घटेगा ना। एक एसेट जो है वो हमेशा बढ़ता है डेबिट होकर, और घटता कैसे है? घटता है क्रेडिट होकर के। याद रखना है, एसेट्स बढ़ता है डेबिट होकर, घटता है क्रेडिट होकर, क्योंकि एसेट है वो, उसका बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है। तो यहाँ पे जो भी हम एसेट्स खरीदेंगे डेप्रिसिएशन होने के कारण उसका वैल्यू तो घटेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट्स है मेरा। ठीक है, चलिए आखिरी जर्नल एंट्री इसका क्या है? आखिरी नहीं मीन्स और भी जर्नल एंट्री है इसका, इससे रिलेटेड आखिरी है। क्या है 4 नंबर में? 4 नंबर में है कि अगर ये तो डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाकर क्लोज होता है? देखो, कोई भी नॉमिनल अकाउंट रहता है वो चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज होने के लिए, और जितना भी रियल और नॉमिनल अकाउंट बचता है, अब ये मत बोलना कि मुझे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट पता नहीं है। ये बहुत बेसिक है अकाउंटेंसी के, आप बेसिक में ही इसको सीखते हैं। 3 तरह का अकाउंट्स होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जितना भी नॉमिनल अकाउंट रहता है वो सभी चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्लोज हो जाता है, और जितना भी रियल और पर्सनल अकाउंट बचता है वो सब का सब बैलेंस शीट में जाता है, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता है बैलेंस। ठीक है, क्लोज नहीं करते हैं उसे। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। कहाँ जाएगा ये? डेप्रिसिएशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मीन्स फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए
कौन सा जर्नल एंट्री पास होगा? डेप्रीसिएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो एंट्री पास होगा, अब देखो डेप्रीसिएशन यहाँ पे डेबिट में था तो क्लोज कैसे करेंगे? क्रेडिट करके, और डेबिट कर देंगे किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को। मीन्स होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। इससे क्या होगा? डेप्रीसिएशन अकाउंट जो है सो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्रीज याद रखना है, जब हम सम बनाएंगे तो हम पूछेंगे। चलिए 4 नंबर में आते हैं। कम टू पॉइंट नंबर 4, सॉरी 4 तो हो गया, 5 नंबर में। अगर मुझे सेल करना है एसेट को, सेल ऑफ एसेट, एसेट्स को बेच देना है, फिर और बेचना है कैसे? एट नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है। ठीक है, मीन जितना दाम था उतना में ही हम लोगों ने एसेट्स को बेच दिया। अगर उतना में ही बेचेंगे, देखो खरीदने का एंट्री क्या था? खरीदने का एंट्री था एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, है ना। तो बेचने का एंट्री उल्टा हो जाएगा। बेचने का एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट्स जाएगा, पैसा आएगा, मीन्स कैश या बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे यहाँ पे, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। हमारे पास से एसेट जो है सो जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम एसेट्स को बेच रहे हैं वो प्रॉफिट पे बिका हो या वो एसेट्स लॉस पे बिका हो। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो 6 नंबर देखिए, लिखते हैं यहाँ पे, सेल ऑफ एसेट्स एट ए प्रॉफिट। अगर हम लोग प्रॉफिट पे बेचेंगे एसेट्स को तो क्या जर्नल एंट्री होगा? आपको हम जर्नल एंट्री इसलिए बता रहे हैं बाबू लोग, क्योंकि ये जर्नल एंट्री आपके जर्नल के अकॉर्डिंग ही आप लेजर बना पाएंगे। अगर आप जर्नल अच्छा समझ गए तो आपको लेजर ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और ये पूरा चैप्टर में सिर्फ लेजर ही बनाना है, जर्नल कहीं कहीं पे दिया है, बाकी मैक्सिमम जो केसेस है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपसे लेजर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आगे करते हैं। तो एसेट्स को किस पे बेच रहे हैं? प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट पे एसेट्स को बेचेंगे मींस एसेट्स जाएगा कम रुपया का, आएगा ज्यादा पैसा। 80,000 का एसेट गया तो 1 लाख रुपया आ गया, तब ना 20,000 का प्रॉफिट होगा। मींस कैश में आएगा ज्यादा पैसा, तो कैश या बैंक जिधर भी पैसा आएगा वो डेबिट, कैश या बैंक जो भी पैसा आएगा वो डेबिट, और ज्यादा पैसा आएगा टू एसेट्स। हमारे पास से एसेट जाएगा और ये एसेट्स हमारे पास से कम दाम का जाएगा, है ना। तो क्रेडिट साइड में शॉर्टेज हो गया, तो जो शॉर्टेज हो गया उसके लिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब समझेंगे, बहुत सारे बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना लिख करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखता है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। देखो, जब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस अपना फाइनल अकाउंट बनाती है तो वो लोग बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन वही चीज़ जब कोई कंपनी बनाती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना करके वो बनाती है क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बात एक ही है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने का है नहीं। समझ गए बात? तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप 11th बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना चाहिए। ठीक है, 11th लेवल पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोफेशनल लेवल पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आप कंपनी के पर्पज से अपना डेप्रिसिएशन चैप्टर समझ रहे हैं। और अभी जो पढ़ा रहे हैं वो कंपनी के पर्पज से नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के पर्पज से है या फिर पार्टनरशिप के पर्पज से है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा आखिरी एंट्री देखते हैं अब, सेल ऑफ एसेट्स एट ए लॉस। अगर लॉस में बिकेगा तो क्या होगा? तो हमारे पास पैसा कम आएगा और हमारे पास से एसेट्स ज़्यादा दाम का जाएगा। मीन्स कैश या बैंक जो भी होगा वो अकाउंट डेबिट, कम पैसा आ रहा है, और टू एसेट्स, एसेट्स हमारे पास से ज़्यादा दाम का जा रहा है, तभी तो लॉस होगा ना। तो क्रेडिट में हो गया ज़्यादा, डेबिट में हो गया शॉर्टेज, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है सो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक ये है बनाने का तरीका। अब कुछ बुक्स में इस प्रकार से भी बनाया जाता है, हम आपको बता दें, जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको हम थोड़ा ध्यान रखिएगा। लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते हैं? हटा देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह लिखते हैं, बता रहे हैं एकदम शांति से सुनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह लिखेंगे, अगर मेरा वहाँ पे हो रहा है, इसमें क्या हो रहा था 6 नंबर केस में? 6 नंबर केस में आपका हो रहा था
एक मिनट बाबू, हाँ 6 नंबर केस में आपका जो हो रहा था वो हो रहा था प्रॉफिट, तो वहां पे हम लोग यहां लिख देते हैं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स मीन्स डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना लिख करके लिख देते हैं गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। और अगर यही चीज 7 नंबर केस में हम बात करें जहां पे हमारा लॉस हो रहा है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कोई दोनों में अंतर नहीं है, या तो आप ये लिखिए या तो फिर नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए, वो भी सही है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो ये पूरा पूरा क्या था, बेसिक था। चलिए इसके अलावा हम आपको एक बेसिक अभी और बताने वाले हैं, उसके बाद ये चैप्टर का फिलहाल आज का क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, नोट करना है तो कर लीजिए, इरेज कर रहे बाबू। चलो अभी आखिरी टॉपिक हम आपको ये बताने वाले हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन तो अगर बता दिया 10% तो ठीक है। कौन से केस का बात हो रहा है? केस का बात हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी हम लोग आने वाले समय में शॉर्टकट में स्ट्रेट लाइन मेथड को SLM बोलेंगे, ओनली SLM। तो SLM के केस में अगर आपको 10%, 12%, 15% डेप्रिसिएशन बता देता है, अच्छी बात है। अगर डेप्रिसिएशन किसी कारण से नहीं बताता है, डेप्रिसिएशन अगर नहीं बता रहा है, तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट, समझेंगे बात को ध्यान से, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उसके साथ जोड़ेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ से। डिवाइड किससे करेंगे? एस्टिमेटेड लाइफ से, एस्टिमेटेड लाइफ से। ठीक है, डिवाइड करना है एस्टिमेटेड लाइफ से। हम पहले इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले जितना में हम लोग एसेट खरीदे हैं उसे कॉस्ट ऑफ एसेट कहा जाता है, और हमने ये कहा था कि एसेट जब तक ला करके इंस्टॉल ना कर दिया जाए तब तक का सारा खर्चा एसेट्स में ही जोड़ा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा है। आ रही ये बात समझ में? तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, फिर उसमें से लेस करना है स्क्रैप वैल्यू। क्या होता है सर स्क्रैप वैल्यू? देखो पहले तो स्क्रैप वैल्यू का और ढेर सारा नाम जानना चाहिए। स्क्रैप वैल्यू का और नाम क्या क्या है सो, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू का जो अलग अलग नाम है वो नाम है, यहाँ पे नोट करेंगे इसको अच्छे से, ध्यान रखना है। स्क्रैप वैल्यू सबसे पहला नाम, स्क्रैप वैल्यू, इसका मतलब होता है कि जब एसेट्स 5 साल या 10 साल, जितना भी एसेट्स का लाइफ है, क्योंकि कोई भी एसेट अनंत काल तक तो चलेगी नहीं, 5 साल 10 साल के बाद कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब उस एसेट्स को हमें बेच देना पड़ेगा। चाहे उसे हम कबाड़ी वाले के पास किलो के भाव में क्यों ना बेच दें, बट बेचना तो पड़ेगा। मेरे पास ये चेयर है, क्या ये हमेशा चलेगा क्या? 5 साल 10 साल चल जाए, उसके बाद तो एक समय के बाद बेचना ही पड़ेगा इसे, और नहीं बेचेंगे तो फेंकना पड़ेगा, कुछ तो करेंगे। अरे जब ये पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब भी मैं इसे किलो के भाव तो बेच पाऊंगा, 5 रुपए किलो तो बिकेगा। तो जब एकदम से एसेट्स पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसका सारा हम लोग उसको पूरा एब्जॉर्ब कर चुके हैं, कंजम्पशन कर चुके हैं पूरा, उसके बाद जब उस एसेट को बेचते हैं और जो वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को कहा जाता है स्क्रैप वैल्यू। आ गई बात समझ में? तो स्क्रैप वैल्यू का और क्या क्या नाम है? स्क्रैप वैल्यू का दूसरा जो नाम है वो नाम है सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू। इसी का जो तीसरा नाम है वो नाम है रेसिड्यूल वैल्यू, रेसिड्यूल वैल्यू। ये नाम सब याद रखना है, कोई भी नाम दे सकता है, भूलना नहीं है। और जो सबसे आखिरी नाम है ना, वो आप कभी भूलिएगा ही नहीं, एकदम प्रॉमिस। पता है आखिरी नाम क्या है? आखिरी नाम है ब्रेकअप वैल्यू, जो आप लोगों का होते रहता है कि नहीं? ब्रेकअप वैल्यू। यू कांट बिलीव, बट मुझे पता नहीं था कि ब्रेकअप का मतलब क्या होता है अनटिल आई रीच्ड सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। जब तक हम अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में नहीं आए थे तो मुझे ब्रेकअप और पैचअप का मतलब नहीं पता था। अभी के बच्चे लोग तो 9th 10th में जान जाते हैं, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो ये इतना सारा नेम है। तो निकालना कैसे है मुझे? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट लेना है, उसके साथ जोड़ देना है इंस्टॉलेशन का चार्ज, घटा देना है, माइनस कर देना है स्क्रैप वैल्यू, और फिर जितना भी उस एसेट का लाइफ रहेगा उससे हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए
कि एक कॉस्ट ऑफ एसेट है, एसेट्स का जो प्राइस है वो है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख, और उस एसेट को लाने में और इंस्टॉल करने में जो मेरा खर्च हो गया, इंस्टॉलेशन चार्ज जो देना पड़ गया वो देना पड़ गया 20,000, ठीक है। उसके बाद उस मशीन का जो सेल्वेज वैल्यू है, मीन्स जब भी मशीन एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस समय जो उसका वैल्यू है वो है, मान के चलिए 10,000। और जो मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ है, मीन्स जो मशीन चलने वाला है, कितना साल चलने वाला है सर, मशीन चलने वाला है, एस्टिमेटेड लाइफ जो है इसका ये 10 ईयर से मान लेते हैं कि 10 साल तक ही मशीन चलेगी। इसके बाद मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मशीन का सालाना डिप्रीसिएशन कितना होगा, एनुअल डिप्रीसिएशन कितना होगा। तो एनुअल डिप्रीसिएशन का हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं अच्छे से। अभी बताइए क्या फॉर्मूला होता है एनुअल डिप्रीसिएशन का। सबसे पहले ऊपर में रखते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट, अभी लिखे थे कॉस्ट ऑफ एसेट, यहाँ लिखते हैं फिर से कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसमें ऐड कर देना है क्या, इंस्टॉलेशन का चार्ज, माइनस कर देना है क्या, स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड कर देना है किससे, डिवाइड करना है एस्टिमेटेड लाइफ से। बस सो सिंपल, एस्टिमेटेड लाइफ। ये फॉर्मूला पूछेंगे हम आपसे, नेक्स्ट डे क्लास में पूछने वाले, आप याद करके आइएगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना रुपया, 1 लाख, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना रुपया, 20,000, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना रुपया, 10,000, डिवाइड करते हैं इसका लाइफ से, लाइफ है कितना 10, घटा के देख लो, ऊपर में आ जाएगा 1,10,000 और नीचे में आ जाएगा 10, डिवाइड मारने से 11,000, मीन्स हर साल का जो डिप्रीसिएशन होगा वो कितने रुपए का होगा, 11,000 का। और इसी के साथ तुम्हारा बेसिक क्लास खत्म हो गया। ये पूरी तरह से एग्जाम्पल फिलहाल हम ही दे रहे थे, लेकिन अगले क्लास में जो हम पढ़ाएंगे वो आपको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और बुक से कुछ सम कराएंगे। फिर जैसे जैसे ये सम कंप्लीट हो जाएगा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो जाएंगे विथ ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट, उसी में एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोलना है, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट खोलना है ना। धीरे 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 हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।